फ्रेंड्स, इसके पहले हमने हमारा सी डी टेस्ट देख लिया था, है ना। सी डी टेस्ट हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो सी डी टेस्ट के बाद हमें कौन सा देखना था, सी यू टेस्ट और यू यू टेस्ट, ठीक है। ट्राई एक्सियल टेस्ट के पार्ट हैं जो कि, है ना। तो सी यू टेस्ट देखने से पहले हमें कुछ बात पता होनी चाहिए। वो बात क्या है, स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स। स्कैम्पटन के पोर प्रेशर पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखो, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर ए एंड बी, जो ए है और जो बी है वो है स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स। अब आप ए बी क्या है आपने बताया ही नहीं, तो ए बी जहाँ जहाँ दिख रहे हैं ना, वो आप समझ लो कि स्कैम्पटन के पोर प्रेशर पैरामीटर है। उसके अलावा कुछ भी दिखे आपको, ए बार दिखे तो बी बार दिखे या कुछ भी दिखे, तो वो एक्चुअल में स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर नहीं है, तो उसका एक पार्ट है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये क्या हैं ये हमें समझना है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, देखो ट्राई एक्सियल टेस्ट में फेज़ 1 में हम लोग क्या करते हैं, फेज़ 1 में हम करते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम सिग्मा 3 को चेंज कर रहे होते हैं, डेल्टा सिग्मा अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको डेल्टा सिग्मा 3 से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ मैं, डेल्टा सिग्मा 3। और इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, कुछ पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। वो डिसिपेट होकर जीरो हो जाए या फिर आपने वॉल क्लोज रख दिया तो जीरो नहीं हो, वो बात की बात है। कुछ जनरेट हो रहा होता है सिग्मा 3 की वजह से, वो क्या होता है, यू, ठीक है। कौन सी स्टेज में जनरेट हो रहा है, कन्फाइनिंग स्टेज में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम उसे यू सी बोल देते हैं, ठीक है, यू सी, ठीक। ये बात हुई, आपके समझ में आई। फेज़ 2 में अगर हम ड्रेनेज वॉल क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिग्मा डी की वजह से कुछ पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपने सिग्मा डी में जो चेंज किया इसकी वजह से आपका कुछ यू जनरेट हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यू डी, डेविएट्रिक स्ट्रेस लगने पे जो आपका पोर वाटर प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आई, है ना। तो इतना समझ में आ गया, मतलब समझो आपको स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर समझ में आ गए, कहानी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। तो स्टेज 1 में जो सेल प्रेशर स्टेज होती है, सिग्मा 3 स्टेज होती है, उस टाइम पे जो है ना पोर वाटर प्रेशर में चेंज होता है ना, उसका रेशियो ले लेते हैं हम लोग किसके साथ, सिग्मा 3 के साथ। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज में सेल प्रेशर स्टेज में क्या हो रहा है, आपका पोर वाटर प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, है ना, आफ्टर अप्लाइंग सिग्मा 3, ठीक है। तो डेल्टा यू सी अपॉन डेल्टा सिग्मा 3 जो होता है वो क्या होता है हमारा, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर बी वाला, ठीक है। सेल प्रेशर स्टेज में जो जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बी, ठीक है। अब बात आती है आपकी दूसरी स्टेज में, तो डेविएट्रिक स्ट्रेस वाले स्टेज में जो जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बार, ठीक है। ए बार क्या होता है, चेंज इन यू अपॉन चेंज इन सिग्मा डी, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी, ठीक है। मतलब दोनों स्टेज में जो हमारे स्ट्रेस में चेंज करने के कारण पोर वाटर प्रेशर में जो चेंज आया उसके बीच में रिलेशन को हमने कुछ नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया बी और दूसरे वाली स्टेज में जो था उसका नाम दे दिया ए बार, ठीक है। तो ये है एक पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर बी। दूसरा पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर जो है वो है हमारा ए, ठीक है, ये नहीं है ना, ए। तो ए क्या होता है, देखो ए बार इज इक्वल्स टू होता है ए इंटू बी, ठीक है। तो ए क्या हो गया, यहाँ से ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा ए बार बाय बी। तो ये दूसरा पोर प्रेशर पैरामीटर जो ए है वो होता है ए बार अपॉन बी, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। सिंपल मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूँ मैं ना, तो आप बोलोगे कि यार समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। फर्स्ट स्टेज में डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सिग्मा 3 उसका नाम दे दिया बी। सेकेंड स्टेज में जो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सिग्मा डी रहा उसका नाम दे दिया ए बार, ठीक है। तो पहला पोर प्रेशर पैरामीटर बी होता है, दूसरा पोर प्रेशर पैरामीटर ए होता है। ए क्या होता है, ए बार अपॉन बी, ठीक है। तो ये ए बार आपको पता है, ये बी आपको पता है, तो यहाँ से आपका ए निकल गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब जो आपको बहुत अच्छे से समझना है वो बात मैं बता रहा हूँ। टोटल
चेंज इन पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, कन्फाइनिंग स्टेज में जो पोर वाटर प्रेशर चेंज हुआ और डेविएट्रिक स्टेज या शियरिंग स्टेज में जो पोर वाटर प्रेशर चेंज हुआ उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, जब आपने सिग्मा 3 लगाया जब तब जो चेंज हुआ और जब आपने सिग्मा डी लगाया तब जो चेंज हुआ, ठीक है, उसके सम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा यू सी और डेल्टा यू डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो कैसे नहीं मिलेगी, डेल्टा यू सी क्या हो जाएगा बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3, ठीक है, और डेल्टा यू डी क्या हो जाएगा ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी। ठीक है, हो गया भाई, ये हो गया, रख दिया आपने। अब सिर्फ मैथमेटिक्स लगाओ, खुद ही प्रभु के गुण गाओ, ये सब कुछ खुद ही निकल आएगा। तो देखो बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 ए बार इज इक्वल्स टू क्या होता है ए इंटू बी, और डेल्टा सिग्मा डी क्या होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 होता है सिग्मा डी। ठीक है, डेल्टा सिग्मा डी क्या होगा डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। ठीक है भाई, हो गया, ये ऐसे ऐसे करके कुछ रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इसके बाद जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें आपके काम आएगा, तो उसमें आपके क्या काम आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बी क्या होता है फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल बी इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, ड्राई सॉइल के लिए बी होता है 0 और पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल के लिए बी 1 और 0 के बीच में लाई करता है। बी क्या है आपको पता है, बी है आपका चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, है ना, व्हेन जब हम सिग्मा 3 को चेंज करते हैं। ठीक है, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में। ये तो हो गई बी की बात, पर ए जो है ना, ए डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस वैल्यू एट फेलियर। ए जो है जब फेलियर के टाइम पे जो आपकी स्ट्रेस वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इस ए को हमने ए एफ बोल दिया। ठीक है, ए एफ बोल दिया। तो ये ए एफ क्या चीज़ है भाई, क्या चेंज होता है इसमें। देखो ओसीसी सॉइल के लिए क्या होता है ए एफ नेगेटिव होता है, ओसीसी सॉइल के लिए ए एफ नेगेटिव होता है। ए एफ क्या है, स्केम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर है। ए जो है पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, उसी को ए एफ बोला है आपने फेलियर के टाइम पे जो, है ना। तो भाई ए एफ जो होता है ओसीसी सॉइल के लिए नेगेटिव होता है, यानी ओसीसी सॉइल के लिए पोर वाटर प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर क्या पड़ेगा, इसका अंतर ये पड़ेगा जैसे मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है टोटल, गड़बड़ कर दी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब ओसीसी सॉइल के लिए अगर आपका पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस, नेगेटिव है ओसीसी सॉइल के लिए पोर वाटर प्रेशर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको फाइनली क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस यू, यानी कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है किस केस में, ओसीसी सॉइल के केस में। तो जब हम आगे टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस वाला, तो ये आपने जो टोटल स्ट्रेस वाला किया, इसके लिए जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस वाला करोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है ओसीसी सॉइल के केस में। जब ओसीसी सॉइल के लिए करते हो ना तो आपका ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आपको इसके बाजू में मिलता है, ये टोटल स्ट्रेस वाला हो जाएगा, इसके बाजू में आपको इफेक्टिव स्ट्रेस वाला ग्राफ मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा बढ़ जाता है। डायमीटर सेम रहता है, वो आगे देखेंगे, आपके बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दिया आपको। एनसीसी सॉइल के केस में पॉजिटिव रहता है, तो एनसीसी सॉइल के केस में जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा तो माइनस यू ही आना है, माइनस का माइनस यू का माइनस यू ही रहेगा, तो वो घट के मिलेगा, यानी कि आपको टोटल स्ट्रेस का जो ग्राफ है उसके इधर साइड मिलेगा इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आप लोग के बात इतनी समझ में आई होगी। दीज आर द स्केम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर जो रिलेट होते हैं हमारे अगले 2 टेस्ट से, मैंने आपको बता दिए भाई, है ना। चलो अब मैं आपको अगला टेस्ट भी बता देता हूँ, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, तो अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, अभी जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो है सीडी टेस्ट, सीयू टेस्ट, सॉरी कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, है ना। उसको कैसे करना है, सीयू टेस्ट, तो फर्स्ट स्टेज में तो आप कंसोलिडेशन होने दोगे, यानी ड्रेनेज वॉल खुला रखोगे। जब आप सिग्मा 3 लगा रहे हो तब आप ड्रेनेज वॉल खुला रखोगे, पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होके हो जाएगा 0। कौन सा वाला, सिग्मा सी, वो यूसी,
कन्फाइनिंग स्टेज वाला पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा 0, ठीक है। पर सेकेंड फेज़ में आप क्या करोगे, ड्रेनेज वॉल कर दोगे क्लोज, ड्रेनेज वॉल कर दोगे क्लोज। तो कंसोलिडेशन तो हो गया फेज़ 1 में जब सिग्मा 3 लग रहा था, पर जब फेज़ 2 आप करोगे उस टाइम पे आप क्या करोगे, ड्रेनेज वॉल को क्लोज कर दोगे, तो ड्रेनेज नहीं होगा तो अनड्रेन्ड हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट कुछ ऐसे परफॉर्म करते हैं हम। इतना आपने किया, क्या हुआ, क्या परिणाम हुए उसके देखते हैं, परिणाम उसके देखते हैं। तो फेज़ 1 में आपने क्या किया, ड्रेनेज वॉल ओपन किया, सिग्मा 3 आपने अप्लाई किया, यू जो था जनरेट हुआ और ड्रेनेज वॉल ओपन होने के कारण यू 0 हो गया, ठीक। यू 0 हो गया, तब तक आपने इंतज़ार किया, थोड़ा सा आपको टाइम लगा, ठीक है। अब जब यू 0 हो गया तो अब आप आ जाओगे फेज़ 2 में। आपको पता चल गया फेज़ 1 हो गई आपकी पूरी, आ जाओगे आप फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या करते हो भाई, सिग्मा डी अप्लाई करते हो। पर ये सी यू टेस्ट है, तो फर्स्ट टेस्ट में कंसोलिडेशन होना था एंड फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज वॉल ओपन रहना था, पर सेकंड स्टेज में आपका अनड्रेन्ड कंडीशन रहनी थी, मतलब ड्रेनेज अलाउ नहीं करना था। आपने सेकंड सिग्मा डी लगाने से पहले आपने ड्रेनेज वॉल कर दिया क्लोज। तो सेकंड फेज़ में ड्रेनेज वॉल क्या होता है, क्लोज रहता है। ड्रेनेज वॉल क्लोज रहा, सिग्मा डी आपने अप्लाई किया और बढ़ाते गए, सिग्मा डी आपने अप्लाई किया और बढ़ाते गए, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। बढ़ाते गए पर ड्रेनेज वॉल था क्लोज, तो यू आपका कुछ जनरेट होगा, जो आपका यहाँ पे जो गेज लगा रहता है उसमें यू कुछ जनरेट होगा, ठीक है। और ड्रेनेज वॉल क्लोज रहने के कारण यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ आपको यू मिलेगा। कौन से फेज़ में, सेकंड फेज़ में, तो आप उसको यू डी बोलते हो, ठीक है, यू डी बोलते हो, ठीक है भाई, बात आपके समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, अब आप एक्सियल स्ट्रेन भी मेज़र करते जा रहे हो जब आप सिग्मा डी लगा रहे हो, तो है ना, ये आपका सॉइल सैंपल है, आप सिग्मा डी लगा रहे हो और एक्सियल स्ट्रेन मेज़र करते जा रहे हो कि सॉइल दब के कितनी नीचे जा रही है। फिर सिग्मा डी बढ़ाया, कितनी नीचे चली गई, फिर सिग्मा डी बढ़ाया, कितनी नीचे चली गई, ऐसे आप एक्सियल स्ट्रेन भी मेज़र करते जा रहे हो। तो आप ग्राफ प्लॉट कर देते हो सिग्मा डी और डेल्टा एक्स के बीच में, ठीक है। तो ओसीसी सॉइल के लिए आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, एनसीसी सॉइल के लिए आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस शो हो रहा होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस यानी, है ना, मतलब वो स्ट्रेस की वैल्यू जब आपका फेलियर हुआ, तो सिग्मा डी की वो वैल्यू मिल जाती है आपको यहाँ से, ये जिसमें फेलियर हुआ, और एनसीसी सॉइल के लिए वो वैल्यू मिल जाती है आपको सिग्मा डी की जिसमें फेलियर हुआ, ठीक है। आपके बात समझ में आ गई, चलो, आपने बोला बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। तो ऐसा होता है। इसके बाद भाई आप क्या करते हो, देखो, इसके बाद आप क्या करते हो मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई आप जब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है आपको, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, ठीक है। सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी आप कब तक लगा रहे हो, डेविएट्रिक स्ट्रेस जब तक फेल नहीं हो जा रहा, तो मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आप निकालोगे, तो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी एट फेलियर आप ऐसे करके निकाल लोगे, ठीक है भाई, आपके बात समझ में आई, है ना। और यू जो होगा तो पोर वाटर प्रेशर जो होगा, तो फर्स्ट फेज़ में तो पोर वाटर प्रेशर 0 हो गया, तो यूसी की तो कोई बात ही नहीं है। तो टोटल यू जो है ये यू डी के ही बराबर है, डेविएट्रिक स्ट्रेस लगने का टाइम पे जो आपका पोर वाटर प्रेशर था उसके बराबर, है ना, या शियरिंग स्टेज में जो पोर वाटर प्रेशर जनरेट हुआ उसके बराबर, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में तो कोई पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं हुआ, पर सेकेंड फेज़ में आपका नॉट इक्वल टू 0 है पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। आपके बात समझ में आई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखो, ए बार जो होता है डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी होता है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जब पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं हुआ तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। डेविएट्रिक स्ट्रेस का टाइम पे जो पोर वाटर प्रेशर जनरेट हुआ, ए बार जो होता है डेल्टा यू डी इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा सिग्मा डी, डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी, है ना, ए बार जो होता है हमारा, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल आई। तो यहाँ तक क्या हमारे कहानी आई समझ में, है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो, तो जब आप सिग्मा 3 बार निकालोगे, तो सिग्मा 3 बार कैसे निकालोगे, सिग्मा 3 बार मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस, मेजर माइनर प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेस जो निकालोगे आप, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, सिग्मा 3 माइनस डेल्टा यू
डी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो सिग्मा 3 इज इक्वल सिग्मा 3 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3, है ना। यू डी क्या होता है, यू डी आप यहाँ से निकाल लोगे, देखो ये यू डी आप यहाँ से निकाल लोगे। यू डी की वैल्यू क्या होती है, ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी। ठीक है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया यू डी की वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ए बार जो है ए इंटू बी होता है। अगर हम ये एज्यूम कर ले कि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है तो बी इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारा फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए। तो ए बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। और ए क्या है हमारा, ए है पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, है ना, फेलियर के टाइम पे, क्योंकि फेलियर तक हम स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो ए एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा यू डी हमारा क्या आ गया, ए एफ इंटू डेल्टा सिग्मा एफ, है ना, यहाँ से आपका आ गया। देखो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, पर टफ नहीं है, मतलब ठीक है ना, दिमाग लगाओगे यहाँ चीज़ों में, थोड़ी सी हेक्टिंग है, थोड़ी सी बोरिंग है, पर जो चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही हैं वो सभी को ऐसी ही लगती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अगर एफ़र्ट लगाओगे तो ये चीज़ें सीख जाओगे भाई, है ना। तो एफ़र्ट लगाना पड़ता है थोड़ा सा, जो चीज़ें ज़्यादा एफ़र्ट मांगती हैं वो सबको नहीं आती हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, एफ़र्ट लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से डेल्टा, तो ये बात आपके समझ में आई भाई, है ना। तो यू डी डेल्टा यू डी आप ऐसे निकाल सकते हो, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। तो डेल्टा यू डी की जगह आप क्या रख दोगे, ए एफ डेल्टा सिग्मा एफ रख दिया। सिग्मा 1 बार मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, मेजर इफेक्टिव स्ट्रेस जो निकालोगे आप, सिग्मा 1 माइनस डेल्टा यू डी हो जाएगा। तो डेल्टा यू डी की जगह भी आपने वही रख दिया फिर से ये। ठीक, ये वैल्यू आपने रख दी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था भाई, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कि ओसीसी के केस में जो पोर वाटर प्रेशर होता है ना, वो नेगेटिव होता है, और एनसीसी के केस में पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें जो पूरा फंडा ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे हमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ठीक। तो देखो, अगर मान लो आपकी एनसीसी सॉइल है, इसके लिए आप प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, एनसीसी सॉइल के लिए अगर आप प्लॉट कर रहे हो, देखो मैं एक ही स्ट्रेस वैल्यू के लिए बताऊंगा, आप इससे रिलेट कर लेना, बहुत हौच पौच डायग्राम बना है। ठीक है ना, तो आप जब सिग्मा 3 बार और सिग्मा 1 बार निकालोगे, ठीक है, तो एनसीसी सॉइल के लिए यू, पहले ओसीसी के लिए बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कि भाई बताना मैं एक्चुअल में क्या चाह रहा हूँ आपको। देखो ओसीसी के केस में जो पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर है ना, तो यू जो है नेगेटिव हो जाता है, यू जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब यू आपका नेगेटिव हो गया, तो देखो ये सिग्मा 3 बार जो है, अब ये आपका ये पूरी टर्म यहाँ पे नेगेटिव हो गई भाई। तो सिग्मा 3 माइनस समथिंग नेगेटिव, तो ये नेगेटिव माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो सिग्मा 3 प्लस कुछ हो जाएगा। तो जो सिग्मा 3 बार है वो सिग्मा 3 से ज़्यादा आएगा ना, सिग्मा 3 बार जो है वो सिग्मा 3 से ज़्यादा आएगा। सिग्मा 3 बार जो है वो ग्रेटर होगा सिग्मा 3 से। ऐसे जो सिग्मा 1 बार है वो भी ग्रेटर होगा सिग्मा 1 से, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीज़ माइनस है ना, समथिंग नेगेटिव होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बात करोगे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की, और सिग्मा 1 बार और सिग्मा 3 बार की, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये बड़ी होंगी, है ना, टोटल स्ट्रेस से। इफ़ेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू जो होंगी बड़ी होंगी टोटल स्ट्रेसेस से। ठीक, पर जब आप इनका डायमीटर निकालोगे, डायमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करते हैं, और सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार करते हैं, है ना। डायमीटर ऐसे निकालते हैं ना हम मोहर सर्कल का। देखो बता रहा हूँ आपको, पहले आप ग्राफ प्लॉट कर दो। ओसीसी के लिए हमने प्लॉट किया, तो सिग्मा 1 आप, सिग्मा 3 आपने यहाँ पे ले लिया, सिग्मा 1 आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और ये आपने ये प्लॉट कर दिया। ठीक, आपने ये मोहर सर्कल प्लॉट कर दिया। तो ये इसका डायमीटर क्या आया, ये डायमीटर आया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 आया। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई कि सिग्मा 3 बार और सिग्मा 1 बार निकालो। तो सिग्मा 3 बार जब आप निकाल रहे हो तो सिग्मा 3 जो है वो सिग्मा 3 बार जो है वो सिग्मा 3 से बड़ा है, तो कुछ यहाँ पे आएगा सिग्मा 3 बार,
मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस। और सिग्मा 1 जो है वो भी सिग्मा 1 बार जो है, सिग्मा 1 बार जो है वो बड़ा है सिग्मा 1 से, तो ये सिग्मा 1 की जगह से थोड़ा इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, ठीक है। पर मैं आपसे बोलूँ कि डायमीटर निकालो इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल का, तो आप ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जब करोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम है। तो सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 जब आप कर रहे हो, करके देखो यहाँ पे सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3, तो यू विल सी कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जा रही है। और क्या आ रहा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 आ रहा है। और इस सर्कल का डायमीटर क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। और इफेक्टिव स्ट्रेस वाले सर्कल का डायमीटर भी आपका उतना ही आ रहा है, मतलब भले ही थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो रहा है पर डायमीटर आपका उतना ही आ रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला सर्कल जो है आपको कैसा बनेगा, इसको थोड़ा रेड कलर से बना लेते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला सर्कल आपका ऐसा बनेगा, और ये आपका टोटल स्ट्रेस वाला सर्कल है, देखो है ना, ये आपका टोटल स्ट्रेस वाला सर्कल है और ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस वाला सर्कल है। दोनों का डायमीटर सेम है। क्यों सेम है मैंने आपको बता दिया है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार फिर से पीछे जाके वीडियो को एक बार सुन लो, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो भाई जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला है वो थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, किसके केस में, ओसीसी के केस में, ओसीसी के केस में। ठीक है, ओसीसी सॉइल के केस में थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी दोस्तों। ऐसे आप n नंबर ऑफ रिजल्ट्स के लिए अगर आप वो करोगे तो ये आपका टोटल स्ट्रेस के लिए सर्कल बनेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ रिजल्ट्स के लिए। और इफेक्टिव स्ट्रेस का जो सर्कल ड्रॉ करोगे इसके थोड़ा थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपने इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए सर्कल ड्रॉ कर दिए भाई। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की जो लाइन रहेगी वो कुछ ऐसी जाएगी रेड वाले से, है ना। और जो टोटल स्ट्रेस की लाइन रहेगी ये कुछ ऐसी जाएगी। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, टोटल के लिए वाली ऊपर रहेगी, इफेक्टिव की वाली रेड वाली है ये थोड़ी सी नीचे रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पे मैंने, है ना, यहाँ पे मैंने टोटल वाले को रेड से बनाया है और इफेक्टिव वाले को ब्लू से बनाया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग के समझ में आ गई ऑल एंड ऑल। ठीक है, क्या सीन था देखो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ओसीसी सॉइल के लिए जो चीज़ आपको अभी समझाई वो यहाँ पे बनाई है। ठीक है, ठीक। तो जो टोटल स्ट्रेस का आपने बनाया, ये रेड कलर से यहाँ पे बनाया है, टोटल स्ट्रेस का आपने जो बनाया उसके थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट होकर आपके इफेक्टिव स्ट्रेस के सर्कल बने हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस का एनवलप थोड़ा सा नीचे है और टोटल स्ट्रेस का एनवलप थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट टू द सर्कल आप ड्रॉ करोगे। ठीक, तो आप टाउ एफ निकालोगे, कैसे निकालोगे, टाउ एफ क्या होता है, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। पर यहाँ पे आप ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे हो तो अनड्रेन्ड कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे भाई, सी यू प्लस सिग्मा एन टेन फाइव सी यू। ठीक है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये बात आप लोग के भाई आई होगी समझ में। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा, यहाँ पर हमारा ओसीसी का केस पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब एनसीसी के केस में क्या होगा, एनसीसी सॉइल के केस में क्या होगा, एनसीसी सॉइल के केस में क्या होता है, एनसीसी के लिए ये जो होते हैं पैरामीटर ये पॉजिटिव ही होते हैं। तो सिग्मा 3 माइनस समथिंग पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे भी डायमीटर सेम ही आएगा। ये आपने सर्कल ड्रॉ किया किसके लिए, टोटल स्ट्रेस के लिए। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए क्या होगा, थोड़ा सा जो स्ट्रेसेस हैं हमारे, है ना, वो कम हो जाएंगे, तो इसके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड शिफ्ट होके आएगा। ठीक है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का है, ये आपका टोटल स्ट्रेस का है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। ये देखो, आपने एक टेस्ट के लिए टोटल स्ट्रेस का सर्कल बनाया, दूसरे टेस्ट के लिए आपने टोटल स्ट्रेस का सर्कल बनाया, तीसरे टेस्ट के लिए आपने टोटल स्ट्रेस का सर्कल बनाया, और ये आपने एनवलप बनाया। तो ये कहाँ से क्रॉस हो रहा है भाई, ये आपका ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है क्योंकि आपका जो सी था वो मोबिलाइज़ नहीं हो पाया। ठीक है, कोहेजन आपका मोबिलाइज़ नहीं हो पाया। ठीक है, आपके बात समझ में आई। अब इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो उसके थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो कुछ कम आएगा टोटल स्ट्रेस से। ठीक है ना, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, उसको राइट से बना लेते हैं। तो देखो भाई, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट, थोड़ा सा ये ऐसे,
और इससे थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया और इससे थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए। तो दोनों में अंतर क्या आ रहा है एनसीसी ओसीसी में? देखो इफेक्टिव वाला एनवलप जो है ना वो ऊपर हो रहा है एनसीसी के केस में, और ओसीसी में इफेक्टिव वाला एनवलप जो है ना नीचे जा रहा है, ये अंतर आ रहा है। अब इसके लिए जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी सिग्मा एन 10 सी यू, क्योंकि सी प्लस सिग्मा 10 जो होता है हमारा, तो कोहेजन तो मोबिलाइज नहीं हो पाया, इसलिए यही वैल्यू होगी। ठीक है, तो एनसीसी के लिए बिल्कुल ओरिजिन से क्रॉस होगा भाई, ये दोनों ही एनवलप ओरिजिन से क्रॉस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने में अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप लोगों को जैसे मैंने समझाया है तो आपकी क्लियर हो गई होगी वो। ये टोटल स्ट्रेस का एनवलप है और ये इफेक्टिव स्ट्रेस का एनवलप है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सी यू टेस्ट। कंसोलिडेटेड तो है पर अनड्रेन्ड है, मतलब फेज़ 1 में कंसोलिडेशन हुआ पर फेज़ 2 में ड्रेनेज नहीं हुआ। ठीक, तो इतना आप लोग की बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखो फटाफट समझ लो, छोटी सी बात है। देखो ओसीसी के केस में क्या होता है, ओसीसी सॉइल जो होती है ना, ओसीसी सॉइल के केस में क्या होता है कि ओसीसी में जो वॉल्यूम है सॉइल, मतलब एकदम डेंसेस स्टेट में होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, जब डेंसेस स्टेट में होते हैं, जब आप उनमें स्ट्रेस लगा रहे होते हो ना तो वो एक्सपांड होते हैं। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ओसीसी के केस में, ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा पॉजिटिव साइड। ठीक है, और एनसीसी सॉइल के केस में क्या होता है, एनसीसी सॉइल के केस में पार्टिकल अपनी लूजेस्ट स्टेट में होते हैं, है ना। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले जो है तो लूजेस्ट स्टेट में होने के कारण भाई इनमें क्या होता है, ये पार्टिकल पास में आते हैं स्ट्रेस लगने पे, तो क्या ये पास में आ रहे होते हैं, देखो ऐसे पास में आ रहे होते हैं, तो ये वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ ना भाई, वॉल्यूम रिडक्शन हुआ, इसलिए ये वाला ग्राफ बना है। नेगेटिव नेगेटिव साइड जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना नेगेटिव साइड, वॉल्यूम रिडक्शन होता है एनसीसी में, वॉल्यूम बढ़ता है भाई ओसीसी में। ये बात आपके समझ में आ गई। अब मैंने आपको स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर बताया था, तो ओसीसी के केस में क्या होता है, यू जो होता है नेगेटिव हो जाता है, यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये देखो ओसीसी सॉइल जो है नेगेटिव यू की साइड जा रही है, और एनसीसी के केस में यू पॉजिटिव होता है, तो एनसीसी के लिए यू का ग्राफ। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही होगी ना, इतनी सी बात इतनी जल्दी समझ में आ गई होगी, अगर अच्छे से वीडियो अभी तक सुना होगा तो ये आखिरी की बात बहुत आसानी से आ गई होगी समझ में। तो ये इतनी सी बात ही एग्ज़ाम में आपको मार्क्स दिला देती है और मार्क्स आपके खा जाती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीयू टेस्ट हमारा पूरा हुआ दोस्तों, आई होप आप लोग की बात समझ में आई होगी। अब कौन सा बचा, देखो कंसोलिडेशन और ड्रेनेज दोनों था फर्स्ट टेस्ट में, एक कंसोलिडेशन था पर ड्रेनेज नहीं था, अनड्रेन्ड था, ये सेकंड टेस्ट जो अभी हमने देखा। अब थर्ड टेस्ट जो होगा ना तो वो कंसोलिडेशन होगा यानी अनकंसोलिडेटेड रहेगा, अनड्रेन्ड रहेगा, ना तो कंसोलिडेशन होगा ना तो ड्रेनेज होगा, यू रहेगा थर्ड टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। तो भाई यहाँ तक हमारी बात हुई पूरी, हमारा ये दूसरा टेस्ट ख़त्म हुआ। आप लोग को काफ़ी राहत मिली होगी, समझ में आया होगा तो बिल्कुल, समझ में आया तो लाइक करो, और नहीं समझ में आया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार देखो, एफ़र्ट लगाओ, है ना, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से आपको समझ में नहीं आ रही वो आसानी से किसी और को भी समझ में नहीं आ रही होंगी, थोड़ा सा एफ़र्ट लगाओगे आएंगी, है ना। तो अगर बात ठीक लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और मज़े करो।